Good morning, friends. I welcome you all in taxation classes for CA Inter, CS Executive, and CMA Intermediate. If you are a university student, then also you can refer these classes for your university subject taxation. And if you are not a student, then also you can refer these classes for your knowledge purpose. फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ना केवल एक सब्जेक्ट है, इसे आप पास तो जैसे तैसे करके कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट की आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। इन डेप्थ इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। कंसिडर एन एग्जांपल, जब से आपने सीए ज्वाइन की है, नाउ यू आर इन सीए इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटर, जब से आपने ये अपना प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया है, मैं सीए को टारगेट कर रहा हूं, तो तब से आपके रिलेटिव्स आपसे जैसे ही उनको पता चलता है कि आप सीए कर रहे हैं, वो सबसे पहले आपके ऊपर एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन शूट अप कर देते हैं। सो बच्चे, ये सब्जेक्ट नॉट ओनली फॉर पासिंग अवर एग्जामिनेशन, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एंटायर लाइफ। For a CA, income tax is the most important subject. You can be a tax professional after clearing your professional examination, whether it is a CA or CS executive or CMA intermediate. So, friends, not only the theoretical concept, we will also discuss all the practical concepts within our classes. सबसे पहले बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सिलेबस की कवरेज क्या रहेगी। ऑल्दो मैंने अपनी पोस्ट में बताया है कि हम किस तरह से अपना सिलेबस कवर करेंगे, फिर भी जिन बच्चों ने मेरी पोस्ट नहीं देखी है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि व्हाट विल वी कवर इन आवर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम 100% सिलेबस कवर करेंगे बच्चे, वेदर इट इज़ फॉर सीए इंटर, जस्ट मिनट, लेट मी सिलेक्ट द पेन। बच्चे, वेदर इट इज द स्टडी मैट ऑफ सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीडब्ल्यूए इंटर। इन सीए इंटर, taxation part, income tax part is for 60 marks. In CS executive it is for 50 marks and in CWA inter is for 100 marks. बच्चे, हम तीनों ही प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए 100% सिलेबस कवर करेंगे। मैं 3 प्लेलिस्ट बनाऊंगा बच्चे, CA इंटर के लिए, CWA इंटर के लिए, CS एग्जीक्यूटिव के लिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो CWA में एक्स्ट्रा है, बिकॉज CWA में बच्चे ये 100 मार्क्स का एग्जाम है एंड CA एंड CS एग्जीक्यूटिव में 60 and 50 रिस्पेक्टिवली। सो बच्चे, CAWA के लिए मैं कुछ चैप्टर्स जो अलग है उन्हें अलग से कवर करूंगा। बेफिक्र रहिएगा, आपको 100% सिलेबस मिलेगा। हमारी कवरेज रहेगी बच्चे आपका स्टडी मैट, आप जो भी स्टडी मैट आपके पास है, हमारी उसकी पूरी कवरेज रहेगी। स्टडी मैट के साथ साथ बच्चे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, हम उस चैप्टर से रिलेटेड आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। साथ साथ आपको सजेस्टेड आंसर्स की भी सपोर्ट मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास्ट एग्जाम में पूछे गए दैट इज रिलेवेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो, वी विल ऑल्सो डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे। 18 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट से पूछे जाते हैं इन सीए इंटर एंड 12 मार्क्स के इनडायरेक्ट पार्ट से पूछे जाते हैं। टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे टैक्सेशन सब्जेक्ट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चे, एक नया कंसेप्ट है आजकल, केस बेस्ड एमसीक्यू। बच्चे, these are the free marks, okay, these 30 marks are free marks, very easy. I will give you hundreds of MCQs after the completion of the chapter. I will give you a MCQ book. एक MCQ बुक होगी बच्चे हर चैप्टर से रिलेटेड, जिसके अंदर बहुत सारे MCQs होंगे। आप अपनी प्रेपरेशन उन MCQs के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा सिलेबस कवरेज बच्चे ये रहेगा, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, एसेज, एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड एमसीक्यूज। बच्चे, हर चैप्टर के एंड पे मैं आपको एक टेस्ट दूंगा। टेस्ट आपका मैंने जो टेलीग्राम चैनल बताया था, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, CA इंटर ITGST, इनकम टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ITGST। बच्चे, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जिस बुक से, जिस नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स भी मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए हैं।
अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू डाउनलोड दोज नोट्स यू कैन रेफर योर स्टडी मैट ऑल्सो। मैंने जितना भी ये आपको नोट्स दिया है ये सिंप्लीफाइड एंड कलरफुल वर्जन है स्टडी मैट का आपके। सो डोंट बॉदर कि हम इसे प्रिंट आउट करें ना करें, नहीं बच्चे आप प्रिंट आउट बिल्कुल भी मत कीजिए, आप अपने स्टडी मैट को ही रेफर कीजिए। मैंने सभी कंसेप्ट आपके स्टडी मैट से लिए हैं एंड बिलीव मी योर स्टडी मैट इज द बेस्ट बुक इन प्रेजेंट सिनारियो। सो आप अपने स्टडी मैट को 100% रेफर कीजिएगा। एडिशनल क्वेश्चन नो डाउट हम इंक्लूड करेंगे अपनी क्लास में, बट स्टडी मैट की रेफरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चे। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। टेस्ट के बारे में सॉरी मैं बच्चे आपको कुछ बता रहा था। एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर मैं आपसे एक टेस्ट लूंगा। टेस्ट आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। विद इन 40 आवर्स आपको वो टेस्ट सोल्व करके बाय ईमेल और बाय माय व्हाट्सएप नंबर इज 9034322293। आपको इस नंबर पे या मेरी जीमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इन दोनों में से किसी पर भी अपना टेस्ट सोल्व करके मुझे सेंड करेंगे। मैं उसे इवेल्युएट करके आपको फिर से उसी मोड से आपको आई विल रिसेंड इट। और साथ ही अगर आपके कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप इंप्रूव कर सकते हैं तो उनके लिए मैं आपको सजेशंस भी साथ में ही सेंड करूंगा। चैप्टर 1 के बाद बच्चे टेस्ट होगा आपका एक, देन चैप्टर 2 होगा। बच्चे जब मैं चैप्टर 2 का आपको टेस्ट दूंगा तो चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे। इसी तरह जब मैं आपको चैप्टर 3 का टेस्ट दूंगा तो उसमें चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 दोनों के ही क्वेश्चंस साथ में इंक्लूड होंगे। ये कंसेप्ट है बच्चे इंक्रीमेंटल टेस्ट का। इससे आपकी नॉलेज और आपकी रिवीजन बहुत अच्छी बनी रहेगी एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ द सिलेबस यू डोंट नीड टू रिवाइज इवन ए सिंगल कंसेप्ट। एट द एंड ऑफ द सिलेबस हम 5 मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे जो फुल सिलेबस के होंगे, आपके पूरे 60 मार्क्स के होंगे। जिस तरह से आईसीआई में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से आपसे मैं क्वेश्चंस पुट करूंगा, उसी लेवल के होंगे, उसी डिफिकल्टी लेवल के होंगे, उसी पैटर्न पर होंगे। सो ये 5 टेस्ट आपका डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन क्या है और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो आई होप कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ये क्लासेस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बच्चे अटेंटिव होकर क्लास देखिएगा। इनकम टैक्स एक लॉ है और लॉ के वो हम रट नहीं सकते, हमें कुछ कंसेप्ट्स को समझना भी होता है। कई बच्चे कहते हैं कि लॉ है रट लो, नहीं, आपको लॉ के लॉजिकली समझना होता है। अगर आप लॉ को एक बार लॉजिकली समझ लेंगे बच्चे, आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और बच्चे ये टैक्सेशन जो सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएमए इंटर का टैक्सेशन है, ये टैक्स पार्ट आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप अगर अपने ऑफिस में काम करते हैं, इफ यू हैव स्टार्टेड योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, देन यू विल फाइंड दैट कि सीए इंटर का ही पार्ट आपको मैक्सिमम ऑफिस में अपने देखने को मिलता है। 80% जो आप वर्क करते हैं ऑफिस में वो आपको सीए इंटर में देखने को मिल जाता है। बाकी 20% थोड़ा हाई लेवल का होता है, वो आपको सीए फाइनल में नो डाउट देखने को मिलेगा। बट सीए इंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of your CA course and CA inter taxation is the one of the most important part of your entire CA course। अगर आपने CA इंटर को जैसे तैसे पास कर लिया बच्चे विदाउट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टैक्सेशन, देन आपको CA फाइनल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। बिकॉज CA फाइनल में बच्चे ये कंसेप्ट नहीं होते, ये जो बेसिक कंसेप्ट हम CA इंटर में जो हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, ये जो कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं, ये CA फाइनल में नहीं है बच्चे। CA फाइनल में असेसमेंट और केसेस की बात चलती है। CA फाइनल का करिकुलम ही अलग है, उनका सिलेबस ही अलग है काफ़ी, मतलब जहाँ से CA इंटर आपकी खत्म होती है वहाँ से CA फाइनल शुरू होती है। सो आपको ये टैक्सेशन का ये पार्ट दोबारा पढ़ने को कभी भी नहीं मिलेगा और ये 80% पार्ट है बच्चे आपकी रियल लाइफ का। सो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आई एम स्टार्टिंग माई क्लास विद यू ऑल। सो प्लीज़ अटेंटिव बन के देखते रहिएगा बच्चे। अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करने के लिए। मैं बार बार नहीं कहूँगा बच्चे, फर्स्ट क्लास है इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास ऑनलाइन देखिएगा बच्चे। अगर आप क्लास ऑनलाइन देखते हैं तो बिलीव में मैं आपको 8 के 8 सब्जेक्ट आपके YouTube चैनल पर अपलोड करके दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं देखेंगे बच्चे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद मुझे भी इतना नहीं लगेगा यार बच्चों को बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, फिर मैं इतना स्ट्रगल क्यों करूँ। बच्चे एक क्लास को 1 आवर की क्लास को बनाने के लिए 4 आवर्स का टाइम लगता है। आप प्लीज़ इस क्लास को ऑनलाइन ही देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को कहिएगा कि वो इन क्लासेस को देखें।
जो नीडी बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इन क्लासेस का बेनिफिट लीजिए, आप एक्स्ट्रा पैसा मत खर्च कीजिएगा। सो आई एश्योर यू, आप गारंटी से 60 मार्क्स ले सकते हैं इन क्लासेस की हेल्प से। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चे सबसे पहली जो बात आती है वो है बेसिक कंसेप्ट की। व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। बच्चे कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। सो मैं बात करूं कि अब मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे आपको इनकम टैक्स का आई भी नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इनकम टैक्स। सो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। सो कंपोनेंट्स मीन्स कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि इफ यू वांट टू डू सीए, इफ यू वांट टू बी ए सीए, देन आपको किन किन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है। बच्चे आपको ऑडिट की भी नॉलेज होना जरूरी है, आपको कंपनी लॉ की नॉलेज भी जरूरी है, आपको इनकम टैक्स, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और आपको आईटीजीएसटी, सॉरी वो आईटीएसएम, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग है, इन सब सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरह से बच्चे इफ यू वांट टू लर्न इनकम टैक्स, इफ यू वांट टू नो ऑल अबाउट इनकम टैक्स, देन आपको बच्चे सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 दैट इज द चार्जिंग एक्ट, आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है कि आप इनकम टैक्स दीजिए। कौन कहता है बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट कहता है बच्चे 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये चार्जिंग एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज करती है। उसके बाद आता है बच्चे, इनके बारे में हम बच्चे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी आगे आना है, ये एक बिल्कुल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। उसके बाद आता है बच्चे एनुअल फाइनेंस एक्ट, इसे बोलते हैं अमेंडमेंट्स, आपने सुना होगा अमेंडमेंट्स आ गई है। तो बच्चे अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट्स भी पार्ट होता है हमारी नॉलेज का, हमारी अंडरस्टैंडिंग का। कुछ इनकम टैक्स के रूल्स बनाए गए हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए और स्मूथ रनिंग ऑफ इनकम टैक्स लॉ के लिए। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस भी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम इशू करता रहता है। ये सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। और द लास्ट पार्ट इज लीगल डिसीजंस। लीगल डिसीजंस बच्चे आपके सीए इंटर का पार्ट नहीं है। लीगल डिसीजंस आपको सीए फाइनल में स्टडी करने को मिलेंगे, बट कुछ केसेज हम सीए इंटर में भी डिस्कस करेंगे, नॉट ऑल, बट सीए फाइनल, बिलीव मी बच्चे, सीए फाइनल इज टोटली बेस्ड ऑन केस स्टडीज। सीए फाइनल में आपको टोटली केस स्टडीज देखने मिलते हैं। आप अपना कोई आंसर बिना केस स्टडी के दे ही नहीं सकते जल्दी से। आपका, मैं सीए फाइनल की बात करूं तो 50% सिलेबस इज बेस्ड ऑन लीगल डिसीजन केस स्टडीज। तो चलिए बच्चे, इन सब के बारे में बातें अभी हम डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बच्चे, व्हाट इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स? तो बच्चे टैक्स इज दिस वन, दिस इज ए पंच ऑन योर फेस। सो बच्चे, टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज होता है। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं इन इंडिया, देन यू हैव टू पे टैक्स। व्हाई? हम इनकम अर्न कर रहे हैं यार, इट्स आवर हार्ड वर्क, इट्स आवर हार्ड एंड मनी, देन वाई वी विल गिव टैक्स टू गवर्नमेंट। बच्चे, गवर्नमेंट कैसे चलेगी आप ये बताइए। आप आज अर्न कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी, करोड़ ऑफ रुपीज वो अर्न करते हैं, लेकिन आप बात कीजिए उन लोगों की जिनके पास ज्यादा अर्निंग नहीं है। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? फॉर मेकिंग इक्वेलिटी इन आवर सोसाइटी। अगर बच्चे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? फॉर सोशल एक्सपेंसेस। अब एक मतलब हमारे इंडिया में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें टाइम पर खाना भी नहीं मिलता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने गरीब हैं कि इनका टाइम पर इलाज नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे? गवर्नमेंट करती है आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाती है, आपके लिए रोड बनाती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। अब जैसे फार्मर्स है बच्चे, फार्मर्स की कई बार क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जब बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, फ्लड एक्सेट्रा। तो बच्चे, उन फार्मर्स को पैसा कौन देगा? उन फार्मर्स को कुछ कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट, तो वो कंपनसेशन आएगा कहाँ से बच्चे? अब इस चीज का तो आई नो आपको पता है कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नोट नहीं छाप सकती। आपके पहले +2 तक ये भी मन में आता होगा कि गवर्नमेंट है यार, उनके पास तो मशीन है पैसा छापने की, जितना मर्जी आए उतना नोट्स करेंसी छाप सकती है। नहीं, अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं हो गए, आई नो।
सो बच्चे गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट चार्ज करेगी पब्लिक से कि आप अगर अर्न कर रहे हो, इफ यू हैव कैपेबिलिटी देन गिव अस टैक्स। अब ये कोई वॉलेंट्री नहीं है बच्चे, ये कंपलसरी है। इसीलिए इसके लिए एक्ट बनाया गया कि द पर्सन, द सोसाइटी, अगर आप अर्न कर रहे हैं इंडिया से बाय यूजिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज देन यू हैव टू पे टैक्स टू इंडिया। तो गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी बच्चे? गवर्नमेंट उस पैसे से सोशल वेलफेयर के काम करेगी। सोशल वेलफेयर जैसे जैसे बच्चे स्कूल्स बनवाती है, रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, आपके लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, आपके लिए वेरियस कंपनीज भी खड़ा करती है, सो दैट कि लोगों को रोजगार मिल सके, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। उसके साथ साथ कुछ इस तरह के वर्क भी होते हैं कि जैसे फार्मर्स है उनको कंपनसेशन देना, या फिर जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसे ऊपर उठाने के लिए भी काम सरकार करती है। सो चलिए एक बार फटाफट से रीड करते हैं। टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल चार्ज मीन्स मतलब आपकी पॉकेट डिली होने वाली है, आपकी पॉकेट से पैसा जाने वाला है बच्चे। इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये इनकम पर चार्ज किया जाता है, ठीक है। ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम बच्चे। अभी हम अपनी इसी क्लास में बात करेंगे कि ऑल रिसीट्स आर नॉट अवर इनकम, ठीक है। commodity or activity. Taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditure of the society. Government impose two type of taxes, namely direct tax and indirect tax. तो बच्चे होता क्या है, गवर्नमेंट आपको दो तरह से टैक्सेस चार्ज करती है। नंबर वन, आपके सीधा मुंह पे पंच मारे जाते हैं। ये जिस तरह से आप फिक्स देख रहे हो, तो आपके डायरेक्ट मुंह पे पंच मारे जाते हैं। एक इनडायरेक्टली होता है। तो बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इवन आपके 2 सब्जेक्ट्स है ये 100 मार्क्स के इन सीए फाइनल, और CWA इंटर में भी आपके 100 मार्क्स के ही 2 सब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। होता क्या है बच्चे? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये टैक्स जिस पर्सन पर लगाया जाएगा उसे ही बियर करना पड़ेगा। हाँ जी, तो फिर सभी को ऐसे ही बियर करना पड़ता है? नहीं, सुनिए, डायरेक्ट टैक्स मीन्स बच्चे वो टैक्स है अगर आपके ऊपर लगाया गया तो आपको ही पे करना पड़ेगा बच्चे, और आपको ही उसे बियर भी करना पड़ेगा। तो हम ही तो करते हैं सर। नहीं, आप इनकम टैक्स का एग्जांपल लीजिए। बच्चे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, तो आपको मिलती है सैलरी। आपको कितनी सैलरी मिलती है? आपको सैलरी मिलती है बच्चे साल की 50 लाख रुपए, ठीक है। कम बोल दी क्या? चलो कोई बात नहीं, अब तो इतनी मिल जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा रिसेशन है तो 50 लाख तो आपको मिल ही जाएगा। तो बच्चे आपको 50 लाख रुपए सैलरी मिलती है। सो गवर्नमेंट क्या कहती है? लाओ टैक्सेस लेके आओ। आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हो, क्या वो टैक्सेस आप किसी और से रिकवर कर सकते हैं? नो, आप वो टैक्सेस किसी और से रिकवर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन यू एंड यू हैव टू पे द टैक्सेस फ्रॉम योर आउन पॉकेट, फ्रॉम योर आउन हार्ड अर्न मनी। दैट इज कॉल्ड, ये इन्हें क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बच्चे डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज यू कैन नॉट पास ऑन द बर्डन ऑफ टैक्सेस टू एनी अदर पर्सन, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। बच्चे आप कोलगेट परचेज करके लेके आते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट आप कोलगेट परचेज करके लेके आते हैं। सपोज आपने 100 रुपीज की कोलगेट सपोज परचेज की और उसके ऊपर 18% टैक्स लगा हुआ है। टोटल आप 118 रुपीज पे करके आए हैं बच्चे। 118 रुपीज आपने पे किया है शॉपकीपर को। बच्चे आपने कितना टैक्स पे किया है? 18 रुपीज। अब सपोज आप ये पर्सनल यूज के लिए नहीं लेके आए, आपने ये आगे सेल कर दी किसी और पर्सन को। तो अगर आप आगे सेल करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप इसी तरह से करेंगे, 110 प्लस में 18% टैक्स, और आप ये वैल्यू चार्ज कर लेंगे। तो बच्चे जब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स की, तो आप उसका बर्डन आगे पास करते रहते हैं, और अल्टीमेट वो बर्डन किसे बियर करना पड़ता है? वो बर्डन बियर करना पड़ेगा बच्चे अल्टीमेट कंज्यूमर को। जीप पे मच्छर काट गया यार। अल्टीमेट बर्डन बियर करना पड़ेगा बच्चे अल्टीमेट कंज्यूमर को। अब सपोज मैं कहता हूं, देखिए मेरी इनकम है बच्चे सालाना सपोज 50,000 रुपीज, और आपकी इनकम कितनी है बच्चे? आपकी
ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यूअर्स। आपकी इनकम है बच्चे 50 लाख पर एनम, ठीक है। आप लोग मतलब यार आप लोग बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, ठीक है। तो बच्चे मेरी इनकम तो है 50,000 पर मंथ पर एनम सॉरी, एंड आपकी इनकम कितनी है बच्चे 50 लाख रुपीज पर एनम। बच्चे मैं एक कोलगेट लेके आता हूं, मुझे मिली 118 रुपीज की, मैंने पे किया 18 रुपीज टैक्स। आप भी कोलगेट लेके आते हो 118 रुपीज की, आपने भी दिया कितना 18 रुपीज टैक्स। बच्चे ये तो गलत बात है। मेरी इनकम बच्चे कितनी 50,000 पर एनम, मैं एक गरीब सा आदमी, आई एम ए पुअर गाय एंड आई एम पेइंग 18 रुपीज एज टैक्स, एंड यू आपके पास 50 लाख रुपीज। बच्चे आपकी अर्निंग्स कितनी 50 लाख एंड यू आर पेइंग ऑल्सो 18 रुपीज। सो बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है, इट डोंट हैव एनी रिलेशन विद योर इनकम। अगर आपने 50 लाख कमाया है तो भी आपको 18 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इफ यू हैव डोंट हैव एनी इनकम देन ऑल्सो यू हैव टू पे 18 रुपीज टैक्स। एंड इफ यू आर अर्निंग इन करोर्स, सपोज अनिल अंबानी जी कोलगेट को खरीद के लेके आते हैं, if Anil Ambani buys this Colgate then also he has to pay 18 rupees tax only। तो बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स आपके रिग्रेसिव होते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चे इनकम टैक्स की, सपोज डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा बच्चे, क्या मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है? इन एट प्रेजेंट 2,50,000 इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सो 50,000 के ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपकी सैलरी कितनी बच्चे 50 लाख, तो आपको 50 लाख के ऊपर टैक्स बच्चे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इट मीन आपको ज्यादा भी देना पड़ेगा, आप 30% हायर रेट ऑफ स्लैब में भी आप कवर होंगे। तो बच्चे इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इट मीन व्हाट इज प्रोग्रेसिव, एज योर इनकम शूट अप, एज योर इनकम इंक्रीजेस योर इनकम टैक्स लायबिलिटी विल ऑल्सो भी इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बच्चे, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का आपकी इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता। तो यही होता है बच्चे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दैट इज imposed directly on you, you have to bear its ultimate burden, and in indirect tax you can pass on its burden to any other person। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है बच्चे वो फाइनल कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स में उसी को बियर करना पड़ेगा जिस पर्सन पर टैक्स लगाया गया है। तो चलिए फटाफट से एक बार इसकी भी स्टडी कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज लिवेड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, देन इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी। द बर्डन ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे बच्चे, इट इज लिवेड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विसेज, देन इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। Goods and service tax or custom duty, in the case of indirect taxes, the person paying the tax passes on the incidence to another person। So ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। क्या है वही अभी जो बातें बताई है वही है बच्चे सारी की सारी। इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस ऑफ एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, और ये क्या होता है डिफरेंट पर्सन पर। assessee himself bears such taxes। Tax is required from the assessee who passes such burden to another person। This is thus it is does not pinch the taxpayer। बच्चे ये अल्टीमेट कंज्यूमर पर लगाया जाएगा, ठीक है ना। आप समझते हो, आप अगर कोलगेट यूज कर रहे हो तो देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन कोलगेट, एंड आप देन उसके बाद उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया उसके बाद आप उसका बर्डन किसी और पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये रिग्रेसिव इन नेचर है। सो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंसेस के क्वेश्चन नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हमें उससे दो कंसेप्ट की नॉलेज मिलती है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू लीवी टैक्स। बच्चे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एमसीक्यू इस पार्ट से आपसे पूछा जा सकता है। एक एमसीक्यू 1 मार्क का आपसे इस पार्ट से नॉर्मली पूछा जा सकता है। बच्चे देखिए, अगर आप इंडिया में हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कौन कहता है सर लगाया जाएगा? यू कैन क्वेश्चन कि हु गेव यू राइट टू टैक्स ऑन अस? आपको किसने राइट दिया कि आप हमारे ऊपर टैक्स लगाएं?
तो बच्चे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है कि आप पब्लिक पर टैक्स इंपोज कर सकते हैं। कैसे? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो टैक्स विल बी लीविड ऑन और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या कहती है? आर्टिकल 265 कहता है जी आप पब्लिक पर कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। Thus, the tax proposed to be levied or collected must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. The law imposing the tax, like other laws, must not violate any fundamental right. Fundamental right क्या है बच्चे? अब उसके लिए तो यार सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। वैसे बेसिकली बता देता हूँ, अगर आप कोई भी लॉ बनाते हैं इंडिया में, आप कोई भी लॉ की इनेक्टमेंट करते हैं बच्चे, वो लॉ इक्वेलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। इक्वेलिटी मीन्स थ्रू आउट द कंट्री सभी पर्सन के लिए वो सेम होना चाहिए। ऑल्दो कुछ हल्की फुल्की एग्जेम्पशंस होती है, जैसे लेडीज के लिए होती है, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है, वो उनकी सोशल प्रोटेक्शन के लिए होती है बच्चे। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 250 मिलती है, जबकि सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन को हायर जो है आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, या फिर फीमेल्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। तो बच्चे वो इक्वेलिटी ही है। अगर आप यू कैन अर्न मोर देन ए सीनियर सिटीजन, दैट्स वाई। और सीनियर सिटीजन की सोशल प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कुछ रिलीफ्स देना जरूरी है। तो बच्चे वो इक्वेलिटी के ही क्लोज में आपका फॉल करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या कहती है? आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि सर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ कोई भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। अगर कोई भी टैक्स इंपोज किया जाता है तो वो एज पर अथॉरिटी ऑफ लॉ ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर to levy and collect taxes, whether direct and or indirect. The central government or state government, the parliament and state legislatures are empowered to make laws on matter enumerated in the 7th schedule by virtue of section article 246 of the constitution of India. आपको क्या क्या याद करना है बच्चे? आपको याद करना है 7th schedule, article 246, ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है 7th schedule to article 46। क्या कहता है सर? ये contain 3 लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट होती है बच्चे, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, विच एन्यूमरेट द मैटर अंडर विच द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द पर्पज ऑफ लिवी टैक्सेस। तो बच्चे 3 लिस्ट होती है। ये 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दी गई है। आपको याद करना है बच्चे ये वाला, ये जो बात है ये आपको याद रखनी है, आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे 3 लिस्ट होती हैं। आपको कौन ऑथराइज करता है कानून बनाने के लिए? कौन ऑथराइज कर रहा है फॉर लिवी ऑफ टैक्सेस के लिए? तो सबसे पहले बच्चे यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट, दैट इज इनकम टैक्स। स्टेट लिस्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन्ड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में भी कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें ओनली स्टेट ही अपना एक्ट बना सकता है, कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है। दैट थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इज दैट लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ऐसा कौन सा काम है बच्चे जिसमें बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर कंटेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट? जैसे एजुकेशन पर बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी अपनी पॉलिसीज बना सकती है, अपने अपने लॉज बना सकती है। आपने देखा होगा ना बच्चे, एक स्टेट बोर्ड भी होता है, एक सेंट्रल बोर्ड भी होता है। तो स्टेट बोर्ड कैसे बन गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी, इसीलिए तो उसने स्टेट एजुकेशन बोर्ड बनाया। सभी स्टेट के अपने एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं और सेंटर का अपना एक एजुकेशन बोर्ड है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स याद आता है, सीबीडीटी। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, सर हमें पता है। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, बच्चे इसको भी आप याद करेंगे। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, ये आपके एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Of list 1 of the 7th schedule of article 246 of the Constitution of India has given the power to the parliament to make laws on the taxes on income other than agriculture income.
अब बच्चे बात ये आती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगा सकती? नहीं बच्चे, इनकम टैक्स इज ए पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू लीवी टैक्सेस ऑन इनकम। सो स्टेट गवर्नमेंट आपकी इनकम पर कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। Income tax being direct tax happen to be the major source of revenue for the central government. The responsibility for collection of the tax is vested with the central government. The tax is leviable and collected under Income Tax Act 1961, herein referred to as the Act. The entire amount of income tax collected by the central government is classified under two heads. तो बच्चे दो हेड्स में कलेक्ट करती है, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है और एक इनकम टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा होता है बच्चे? कॉर्पोरेट टैक्स इज दैट टैक्स on the income of companies, and income tax on the non corporate assets। तो दो हेड्स में बस डिवाइड करके आपका इनकम टैक्स की कलेक्शन की जाती है। फिर बात आती है बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ क्या है। बच्चे बिल्कुल बेसिक बातें हैं। देखो शुरू की 2-3 क्लासेस यार, जब तक प्रैक्टिकल कुछ शुरू नहीं होगा तब तक आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, बट बच्चे जरूरी है, आप इन क्लासेस को इग्नोर मत करना, अदरवाइज आपका 1-2 MCQs ऐसे ही रह जाएंगे, हमारे 1-2 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे। हमें इनकम टैक्स की इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए, प्लस हमें मैक्सिमम मार्क्स भी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ क्या है बच्चे? सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, CBDT और CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो बच्चे ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑल्दो एग्जाम के लिए मे भी इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बच्चे ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सो ऑलरेडी डिस्कस्ड बच्चे, इनकम टैक्स की नॉलेज के लिए आपको किन किन बातों का नॉलेज होना जरूरी है? दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सेस। ओके, सो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की नॉलेज होना जरूरी है। मतलब अगर आपको इनकम टैक्स की लॉ की पूरी अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तो बच्चे आपको किन किन चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे आपको सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा नंबर 1 पर बच्चे इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स ऑल द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कि किन के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, हाउ द टैक्स लायबिलिटी विल बी डिटरमिन्ड, किन किन आइटम्स के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, कौन कौन सी आइटम्स एग्जेम्प्ट होगी, असेसमेंट कैसे होगी, अपील कैसे की जाएगी, फर्दर अपील कैसे की जाएगी, कितने टाइम में की जाएगी, ये सब प्रोविजंस आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं। उसके बाद आता है बच्चे एनुअल फाइनेंस एक्ट। बच्चे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फाइनेंस एक्ट मीन्स बच्चे अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट आपने सुना होगा कि एनुअल बजट आता है, बजट में कुछ अमेंडमेंट्स आती है, तो वो अमेंडमेंट्स का भी हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज आवर नॉलेज विल बी इनकम्प्लीट। थर्ड थिंग इज इनकम टैक्स रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मेक्स रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स दैट आर इनकम टैक्स रूल्स। तो इन रूल्स का भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इन रूल्स में बहुत सारी बातें दी होती है बच्चों जो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी गई। फोर्थ थिंग इज सर्कुलर्स। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स इशू करता रहता है बच्चे, ये भी हमें पता होना चाहिए, इनकी भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। एंड द फाइनल इज लीगल डिसीजंस। लीगल डिसीजंस के बारे में मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसके ऊपर अपनी कोई रूलिंग्स देती है, तो उन रूलिंग्स को भी हमें पढ़ना चाहिए, उससे भी हमें नॉलेज मिलती है कि किस सेक्शन की, किस लॉ की किस तरह से इंटरप्रिटेशन की गई है। ऑल्दो ये बच्चे CA फाइनल का पार्ट है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमें जितना कि हमारे CA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव और CW इंटर में दिया गया है, हम इनके स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चे दिस ऑल पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। कुछ क्वेश्चंस बच्चे इनमें से बन सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट आपका 1 अप्रैल 1962 को एप्लीकेबल हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे। नॉर्मली बिकॉज द इनकम टैक्स एक्ट इज 1961, तो दिमाग में ये रहता है कि ये 1 अप्रैल 1961 को ही एप्लीकेबल हुआ होगा। नहीं बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका
1 अप्रैल 1962 को एप्लीकेबल हुआ था। तो द लिवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स 1961। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं होता बच्चे, तो हम इंडिविजुअल पर या किसी भी पर्सन पर, वेदर इट्स कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हम किसी के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक है बच्चे। लिवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इज 1961 बच्चे। इनकम टैक्स एक्ट में बच्चे सेक्शन है 298 तक, सेक्शन 1 टू सेक्शन 298, और इसके अंदर 24 शेड्यूल्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। इस सेक्शन में है सब सेक्शन, क्लोजेस, सब क्लोज, एंड में ऑल्सो है प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशंस। बच्चे इन सब का मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये क्या है, व्हाट इज सब सेक्शन, व्हाट इज रूल्स, व्हाट इज सब क्लोज, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज प्रोवाइजो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनकी नॉलेज लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज फ्रेंड्स क्लोज। क्लोज इज एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ए सेक्शन। मीन्स सपोज बच्चे सेक्शन 2, व्हाट हैपन टू यू? ओके, सेक्शन 2 बच्चे, सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी हुई है। अब बच्चे सेक्शन 2 ए में कुछ डेफिनेशन दी हुई होगी, सेक्शन 2 क्लोज बी में कुछ डेफिनेशन दी होगी, सेक्शन 2 सी में कुछ डेफिनेशन दी होगी। बच्चे क्या इस डेफिनेशन का इससे कोई रिलेशन है? नहीं। क्या सी डेफिनेशन का ए से कोई रिलेशन है? नहीं। तो बच्चे व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, सच पार्ट इज कॉल्ड ए क्लोज। सो अगर हम किसी डेफिनेशन का सेक्शन अगर हम रीड करते हैं तो हम कैसे करेंगे? क्लोज ए ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, क्लोज बी ऑफ सेक्शन 2, बिकॉज ईच पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज इंडिपेंडेंट विद अदर्स। तो ईच पार्ट ऑफ सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स एंड नो वन इज रिलेटेड विद अदर, सच पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चे? उस पार्ट को हम बोलेंगे क्लोज। इंपॉर्टेंट था। सेकेंड थिंग थी बच्चे सब सेक्शन। अब जैसे सब सेक्शन क्या हुआ? जैसे मैंने कहा सेक्शन 10 सब सेक्शन 13। अब ये 13 क्या है बच्चे? 13 सब सेक्शन क्यों है? वाई द सेक्शन 13 इज सब सेक्शन? बिकॉज अदर सेक्शंस मेक ए कंप्लीट लॉ ऑल टुगेदर। कैसे? सब सेक्शन रेफर टू सच पार्ट ऑफ ए सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर एंड ऑल सब सेक्शन टेकन टुगेदर कंप्लीट्स द कंसेप्ट प्रोपाउंडेड इन दैट सेक्शन। अब ये बच्चे वैसे तो इस चीज की आपको नॉलेज कब मिलेगी? जब हम पूरा आगे की क्लासेस में अपना लॉ डिस्कस करना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जैसे कि सपोज कोई सेक्शन है बच्चे, कोई भी सेक्शन आप ले सकते हैं। अब मैं कौन सा सेक्शन लूं? सेक्शन 143 ले लेता हूं। आई होप आपने सुना होगा शायद, या फिर यार आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने नहीं सुना होगा। ये असेसमेंट से रिलेटेड एक सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 143। अब सेक्शन 143 में कुछ बातें हैं, 143 1 2 3। अब बच्चे सेक्शन 143 इज अबाउट स्क्रूटनी असेसमेंट। ठीक है, स्क्रूटनी असेसमेंट का ये सेक्शन है। एट द एंड ऑफ अवर सिलेबस, एट द एंड ऑफ अवर क्लासेज हम ये सेक्शन इसको शायद पढ़ें। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में हुआ तो मैं जरूर आपको इसके साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगा। और जब हम बच्चे असेसमेंट की बात करेंगे ना यार, बहुत मजा आएगा क्लास में, बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एक एक चीज, कोई भी थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, जितनी भी चीजें हमारी प्रैक्टिकल हो सकती हैं, ऑफिस से रिलेटेड हैं बच्चे, मैं आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगा। इस इनकम टैक्स इतने प्यारे सब्जेक्ट को हम थ्योरेटिकली बना के नहीं छोड़ेंगे। सो बच्चे सेक्शन 143 इज अबाउट स्क्रूटनी असेसमेंट। अब स्क्रूटनी असेसमेंट में सब सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है। तो बच्चे ये सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 सब मिलकर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज ये क्या, इनको क्यों बोलते हैं? इसलिए इनको बोलते हैं हम सब सेक्शंस। और क्लोज और सब सेक्शन में क्या डिफरेंस हुआ बच्चे? क्लोज इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि सब सेक्शन रिलेटेड होते हैं अदर सब सेक्शन से, जो कि उस सेक्शन में दिए गए हैं। तो सब सेक्शन रेफर टू सच पार्ट ऑफ ए सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर। तो सब सेक्शन 1 2 3 सभी के सभी सब सेक्शन बच्चे एक दूसरे से रिलेटेड आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो मीन्स बच्चे एक्सेप्शन, यू कैन से एक्सेप्शन।
तो द प्रोवाइजो टू ए सेक्शन और सबसेक्शन क्लोज स्पेल्स आउट द एक्सेप्शन टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन। अब ये चीजें बच्चे प्रैक्टिकली ही आपको समझ में आ सकती है। अगर मैं आपको कोई सेक्शन अब उठा के उसको पढ़ाना शुरू कर दूं तो शायद आपको यार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सो इसलिए एक बार हम इसे थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। जब कोई हमें सेक्शन मिलेगा और कोई क्लोज या सबसेक्शन या फिर प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगी तो मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। आई विल टेल यू अगेन कि देखिए ये चीज वो थी, मैंने बताई थी उस टाइम, ठीक है। सो डोंट वरी। प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोवाइजो होता है बच्चे एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन, सब सेक्शन और क्लोज। The proviso spell out the cases where the proviso contained in the respective section, subsection or clause would not apply and where the proviso would apply with certain modifications। तो बच्चे अभी मैं एग्जांपल इसका एक बार नहीं दे रहा आपको बिकॉज ये आपके लिए अभी फिलहाल डिफिकल्ट हो जाएगा। बस इतना मान के चलिए कि प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोवाइजो होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन या फिर सब सेक्शन या फिर क्लोज। देन होती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बच्चे एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्लेनेशन क्या होती है? एक्सप्लेनेशन होती है क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन। So the explanation to a section, subsection or clause gives a clarification relating to the provision contained in the respective section, subsection or clause। बच्चे कई बार क्या होता है, लोग की लैंग्वेज बड़ी वेग होती है, समझ में नहीं आ रही होती, तो क्या डिपार्टमेंट लेटर ऑन, जो मिनिस्ट्री है हमारी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, वो क्या करता है लेटर ऑन एक क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं नीचे कि हमने जो ऊपर बात कही है उसका मीनिंग ये है। तो वो होती है बच्चे एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा पार्ट था बच्चे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। उसके बाद आती है एनुअल फाइनेंस एक्ट और अमेंडमेंट्स। बच्चे एनुअल फाइनेंस एक्ट बहुत कॉमन है बच्चे, आपने सुना है बजट, बजट 2019, बजट 2020, आपने सुना होगा ना ये बातें। तो व्हाट इज बजट? बजट इज व्हाट? बजट इज बच्चे द एनुअल फाइनेंस एक्ट, और इन शॉर्ट आप बोलते हैं कि अमेंडमेंट्स। सो बच्चे इनकम टैक्स एक्ट और कुछ नहीं, एक अमेंडमेंट है। आपकी सारी जिंदगी इन अमेंडमेंट्स को पढ़ते पढ़ते ही बीत जानी है, ठीक है, और इन अमेंडमेंट्स का ही बच्चे हम पैसा कमाएंगे। तो द इनकम टैक्स 1968 अंडरगो चेंजेस एवरी ईयर, और नोट चेंजेस बच्चे मैसिव चेंजेस एवरी ईयर with additions and deletion brought out by the Annual Finance Act passed by the Parliament। Sometimes government brings taxation law amendment act also for amending the provision of tax। बच्चे दो चीजें हैं, एक होता है हमारा एक्ट, एक्ट का नाम क्या है बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चे इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, कुछ रेट ऑफ टैक्सेस इवन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं। एक सेकंड थिंग और होती है हमारे पास, सेकंड थिंग क्या है बच्चे? हमारे पास होता है रूल्स। तो बच्चे क्या होता है, अगर आपको कुछ अमेंडमेंट्स लेके आनी है रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, तो आप रूल्स को अमेंड कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन लेके आ सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर कोई आपको ऐसे प्रोविजंस को अमेंड करना है जो कि लिखा गया है कहां पर? इनकम टैक्स एक्ट में, तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स एक्ट को एज सच अमेंड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बिल लेके आना पड़ता है। कि इसके लिए आपको एक अमेंडमेंट एक्ट पास करवाना पड़ता है इन पार्लियामेंट। सो बच्चे एक्ट को अमेंड करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, रूल्स को और आपके कोई भी जो सेक्शंस होते हैं, रेट्स होती हैं, या फिर कोई नया सेक्शन हमें इंसर्ट करना होता है, कोई सेक्शन की डिलीशन करनी होती है, किसी रूल को ऐड करना होता है, वो रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन अगर बेसिक क्या बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द बेसिक फॉर लिवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। उसे अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो बच्चे ये रिलेटिवली आपका डिफिकल्ट काम होता है। चलिए आगे, उसके बाद आता है जी एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट गेट्स द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकेम द फाइनेंस एक्ट। Amendments are made every year to the Income Tax Act 1961 and other tax law by the Finance Act, and the provision of such Finance Act are thereafter incorporated in the Income Tax Act। तो बच्चे कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई जाती है और बाद में वो अमेंडमेंट्स ऐड कर दी जाती है किसमें? इनकम टैक्स एक्ट में। तो क्या प्रोसेस रहती है बच्चे? सबसे पहले आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है
फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है। देन क्या होता है बच्चे, डिस्कशन होता है कि जो अमेंडमेंट्स लेके आ रही हैं उनका पार्लियामेंट में उन बातों पर डिस्कशन होता है। जैसे कि आपने पीछे कुछ सुना हो, कुछ कई बार क्या होता है जो हम प्रपोज्ड अमेंडमेंट होती है उनमें चेंज भी हो जाता है। जैसे एक बार पीएफ के रिलेटेड कुछ चीजें अमेंड फाइनेंस बिल में कुछ और था, बाद में लेटर ऑन उसे चेंज कर दिया गया था। तो बच्चे थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं सारी चीजें आपके साथ नहीं बात कर रहा, जैसे जैसे जिन चीजों की हमें नॉलेज हो जाएगी उसके बाद मैं इन सब चीजों को इंक्लूड करता चलूंगा। तो फाइनेंस बिल सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आपका पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है। देन क्या होता है बच्चे, रिकमेंडेशंस, सजेशंस कंसीडर्ड एंड चेंजेस मेड टू द फाइनेंस बिल। तो बच्चे उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है फाइनेंस बिल पे कि दीज आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस एक्ट, इन द इनकम टैक्स एक्ट, और हम ये चीजें नहीं लेके आना चाहते हैं, ये हमारी स्कीम है, हम इन चीजों को इस तरह से अमेंड करना चाहते हैं, उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन चलती है। तो अगर कोई रिकमेंडेशन है या सजेशंस है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स के, तो उन्हें कंसीडर किया जाता है और मे बी उन्हें जो प्रपोज्ड हमारा फाइनेंस बिल है उसमें कुछ अपडेशन की भी जाती है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, पार्लियामेंट अप्रूव करता है, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज अप्रूव करते हैं उस फाइनेंस बिल को। उसके बाद ये बच्चे जाता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब के साइन हुए बिना कोई भी एक्ट इंडिया में, कोई भी बिल एक्ट नहीं बन पाता। इन इंडिया अगर आप कोई भी कानून, कोई भी लॉ बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होना जरूरी है। इसीलिए बच्चे जो डिस्कशन के बाद जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बात पास कर देते हैं फाइनेंस बिल को, तो वो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसके ऊपर जैसे ही साइन करेंगे वो बन जाएगा बच्चे फाइनेंस एक्ट। तो ये प्रोसेस होती है बच्चे फाइनेंस एक्ट या बजट जिसे आप बोल देते हैं, बजट बनने की। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर द न्यू फाइनेंस एक्ट नॉट बीन अनेक्टेड। बच्चे इंपॉर्टेंट है ये बात, आपका नया फाइनेंस एक्ट अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बच्चे क्या होगा, द प्रोविजन इन फोर्स इन द प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर और द प्रोविजन प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल बिफोर द पार्लियामेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी विल अप्लाई अंटिल द न्यू प्रोविजंस बिकम इफेक्टिव। तो मतलब आप क्या करेंगे बच्चे, जो प्रोविजंस आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन से, या तो ओल्ड या फिर प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल, जो भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर करंट असेसमेंट ईयर, जो कि स्टार्ट हो रहा है ऑन 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है बच्चे, जस्ट इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद आते हैं बच्चे, ये जो फर्स्ट शेड्यूल की हम बात कर रहे थे ना, कुछ शेड्यूल्स की बात कर रहे थे, आई थिंक मैंने की होगी, तो वो यही होता है बच्चे। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट कंटेन 4 पार्ट। तो फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट्स होते हैं बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है बच्चे। जो ये क्लर्ड चीजें हैं ये थोड़ा सा मैंने इसीलिए क्लर्ड किया है इनको कि आपको इनको माइंड में रखना है, इनको मेमोराइज करना है, इनको याद रखना है। द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन 4 पार्ट्स विच स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपके रेट ऑफ टैक्सेस दिए होते हैं। पार्ट 1 होता है बच्चे, पार्ट 1 में क्या दिया होता है, रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। तो जो फर्स्ट शेड्यूल होता है फाइनेंस एक्ट का, उसमें करंट फाइनेंशियल ईयर के असेसमेंट ईयर के लिए जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे उन्हें बताया जाता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है बच्चे, आपको टीडीएस के रेट्स बताए जाते हैं, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के जो टीडीएस के रेट्स हैं वो बच्चे आपको बताए जाते हैं। पार्ट 3 कहता है बच्चे, रेट कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। तो इसमें रेट्स पार्ट 3 में किस चीज के दिए गए बच्चे, सैलरी और कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स के आपको रेट्स बताए गए। और पार्ट 4 क्या होता है, गिव्स द रूल फॉर कंप्यूटिंग द नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे, इसके लिए आपको कुछ बातें बताइए किसमें बच्चे, पार्ट 4 में। एक बात बताइए, क्या इंडिया में एग्रीकल्चर टैक्सेबल है, क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है इंडिया में? नहीं बच्चे, एग्रीकल्चर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। बट बच्चे एक बात याद रखिएगा, इफ यू हैव एग्रीकल्चर इनकम देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोज हायर स्लैब ऑन योर अदर इनकम। समझ में आई बात? नहीं आई सर। देखिए बच्चे, मैं आपको वैसे ही फॉर जनरल नॉलेज बता रहा हूं, अभी हमारा कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। सपोज you have 4,90,000 रुपीज इनकम, ओके, और
या फिर फर्स्ट, और एग्रीकल्चर कितनी है बच्चे, एग्रीकल्चर इनकम आपके पास 2,50,000 और आपके पास इनकम है बच्चे 4,90,000 और कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। 2 केसेस है बच्चे। इन फर्स्ट केसेस यू हैव 2,50,000 agriculture income and 4,90,000 other income. In second case you have no agriculture income and 4,90,000 other incomes. In second case you don't need to pay any tax. कैसे, वो बच्चे हम बात कर लेंगे। कोई रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A, तो उसकी रिबेट के चलते हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता अप टू द इनकम ऑफ 5 लाख इफ यू आर ए रेजिडेंट इंडियन। तो बच्चे 4,90,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं आपको देना होता। लेकिन इफ यू हैव द सेम इनकम विद 2,50,000 रुपीज एग्रीकल्चर इनकम देन यू हैव टू पे टैक्स। तो इसका मतलब बच्चे वो टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, नहीं बच्चे, दैट टैक्स इज ऑन योर अदर इनकम विद ए हायर स्लैब। तो ये चीजें हम बच्चे अपने जब एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट करेंगे तब हम इन चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एमसीक्यू मैंने वैसे दे दिया बच्चे, द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज, तो बेसिक सोर्स क्या है बच्चे, क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 है या इनकम टैक्स एक्ट 1962 है? रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशन और जजमेंट ऑफ कोर्ट्स। तो बच्चे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो आपका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है, दैट इज द चार्जिंग लॉ फॉर लेवी ऑफ द टैक्सेस इन इंडिया। उसके बाद आता है बच्चे इनकम टैक्स रूल्स 1962। मैंने बताया बच्चे आपको अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961 यू मस्ट रीड इनकम टैक्स रूल 1962 ऑल्सो। ये रूल्स क्या होते हैं? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज सीबीडीटी। बच्चे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को हम अपनी क्लास में लेटर ऑन ओनली सीबीडीटी के नाम से ही जानेंगे, तो आप ये याद रख लीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट इज सीबीडीटी। तो द सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द टैक्स। तो सीबीडीटी की पावर है कि वो आपके जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करे, उन्हें अमेंड करे, उन्हें सही तरीके से देश में अप्लाई करे। For the purpose of administration of Income Tax Act, the CBDT frames rules from time to time. These rules are collectively called the Income Tax Rule 1962. बच्चे कई बार आपको कोई चीजें दी होती है इनकम टैक्स एक्ट में, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ा हो तो अपनी ग्रेजुएशन में या कभी भी, तो कई बार लिखा होता है सी रूल, सी रूल दिस, सी रूल दिस। तो वो रूल क्या होते हैं बच्चे? एक्ट तो बन गया, आपकी किसी पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स लगना है, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ यार, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पर फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं। इन दैट कंपनी फॉरेनर्स आर ऑल्सो वर्किंग देयर। सो बच्चे जब फॉरेनर्स अपने वापस अपनी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें एक फॉर्म 30B हमें सबमिट करना होता है या फिर टैक्स अथॉरिटीज के पास सबमिट करना होता है, फॉर्म 30B। अब फॉर्म 30B के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो बच्चे इनकम टैक्स एक्ट में बात नहीं लिखी गई, इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया कि नॉन रेजिडेंट की इनकम पर टैक्स लगता है। देन रूल्स बनाएगी कि वो टैक्स किस तरह से लगेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर जा रहा है, वापस अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं, तो वो किस तरह से, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो बच्चे जो प्रोसीजरल पार्ट है वो इनकम टैक्स रूल्स में बताया गया है। अब जब आप इनकम टैक्स रूल पढ़ेंगे ना बच्चे, इस बारे में जो रूल 30B है, वो जो फॉर्म 30B है, उसके बारे में बताया गया है कि आपको वो फॉर्म कहाँ मिलेगा। आपको फॉर्म मिलेगा सर आपके प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास में। अब मैं बिकॉज आई एम बिलोंग टू हरियाणा, सो हमारा जो ऑफिस है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहाँ बैठते हैं सर? वो पंचकुला में है उनका ऑफिस। तो वहाँ से मिलेगा, आप फॉर्म 30A फिल करके वहाँ सबमिट करेंगे और इमीडिएटली ऑन द डेस्क आपको फॉर्म 30B आपको उसी टाइम आपके हाथ में दे दिया जाएगा। तो ये बातें बच्चे क्लियरली इन रूल्स लिखी गई हैं इन इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो बच्चे ये इनकम टैक्स रूल्स इज बेसिकली द प्रोसीजरल पार्ट। इसके अंदर प्रोसीजर्स भी होते हैं कि किस तरह से काम होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बच्चे रूल्स बनाए जाते हैं कि आपको किस तरह से प्रोसीजरल पार्ट आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे। कोई नया फॉर्म है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस तरह से फिल करेंगे आप, हु इज रिक्वायर्ड टू फिल दैट फॉर्म, किसको सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, ये सारी बातें आपकी कहाँ बताई गई है बच्चे? इनकम टैक्स रूल्स में बताई गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैसिवली बहुत सारी बातें बताई गई है बच्चे रूल्स में। हम जैसे जैसे अपनी बात पढ़ते जाएंगे आपको
जैसे जैसे हम अपना सिलेबस करेंगे बच्चे, आपको ये बातें समझ में आती जाएगी। रूल्स के आगे भी, रूल्स ऑल्सो हैव सब रूल्स, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन। द प्रोवाइजो टू ए रूल, सब रूल स्पेल्स आउट द एक्सेप्शन टू द लिमिट्स। ये बच्चे वही पुरानी बातें हैं कि रूल्स के भी सब रूल्स हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, प्रोवाइजोज हो सकते हैं, ये सिंपल थिंग हो सकते हैं। It is important to keep in mind that along with the Income Tax Act, these rules should also be studied. बच्चे अगर आप ये रूल स्टडी नहीं करेंगे तो आपका इनकम टैक्स का नॉलेज जो है वो हाफ है, आधा अधूरा है। तो आपको इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना, जितना कि इनकम टैक्स की अमेंडमेंट पढ़ना और जितना कि इनकम टैक्स के सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस को पढ़ना। उसके बाद आता है बच्चे सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन कौन इशू करता है बच्चे? सीबीडीटी इशू करता है। इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इशूज सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस? तो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन इशू करता है बच्चे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड प्राइमरली टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ये ऑफिसर्स है बच्चे, ऑफिस नहीं है, ऑफिसर्स है ये। तो सर्कुलर और नोटिफिकेशंस बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर को गाइड करने के लिए सीबीडीटी इशू करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या ये बाइंडिंग होते हैं ऑन एसएससी? ना, ये ऑप्शनल होते हैं बच्चे। एसएससी चाहे, अगर एसएससी के लिए बेनिफिशियल है तो वो इनको मतलब अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वो कह सकता है नहीं, मैं इनको नहीं मानता, ठीक है। तो द सर्कुलर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड और द एसएससी। तो ये गाइडेंस पर्पज के लिए होते हैं बच्चे। द डिपार्टमेंट इज बाउंड, डिपार्टमेंट बाउंड होता है, जिस ऑफिसर को इशू किए हैं, जिस डिपार्टमेंट को बाउंड किए हैं वो बाउंड है। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स व्हाइल द सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, याद रखना। सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स। तो आप जो बेनिफिशियल सर्कुलर्स हैं आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर मतलब किसी भी इन एनी केस ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। तो ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी बच्चे। सबसे पहली बात, इशू कौन करता है? सीबीडीटी करता है। किस लिए करता है? फॉर गाइडेंस पर्पज करता है। और क्या ये बाइंडिंग होते हैं? ये डिपार्टमेंट पर सर बाउंड होते हैं, लेकिन एसएससी के लिए ये ऑप्शनल होते हैं। एसएससी चाहे तो इन्हें ना माने। नेक्स्ट थिंग इज बच्चे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। इंपॉर्टेंट है ये भी। ये चीजें अभी से अपनी कॉपी में कहीं नोट करते हुए चलो। एमसीक्यूज क्या है बच्चे? एमसीक्यूज यही तो है। क्या इनसे बाहर जो हम कंसेप्ट रीड आउट कर रहे हैं, जो कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं, क्या इनसे बाहर कोई एमसीक्यू हो सकता है? ना, कुछ नहीं हो सकता। To give effect to the provisions of the Act, the CBD is also empowered to make and amend rules for the purpose of the Act by issue of notification. तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और CBDT दोनों ही आपको नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। किसके लिए? टू अमेंड द रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट, टू एम्पावर टू मेक एंड अमेंड द रूल्स। तो कोई नया रूल्स बनाने के लिए या पुराने ओल्ड रूल को अमेंड करने के लिए भी CBDT इस नोटिफिकेशन की हेल्प ले सकती है। उसके बाद आते हैं बच्चे केस लॉज। केस लॉज मैंने बता दिया बच्चे। केस लॉज, अच्छा केस लॉ के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इन इंडिया द अपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट का है, इट मीन कि कोई केस डिसाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो वो केस बच्चे ऑल ओवर इंडिया सभी हाई कोर्ट्स पर, सभी असेसिस पर, सभी इनकम टैक्स ऑफिसर पर, सभी ट्रिब्यूनल्स पर अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कौन है बच्चे? सुप्रीम कोर्ट है दद्दू। दद्दू की बात सभी के ऊपर अप्लाई होगी। सो इफ सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन एवरी ट्रिब्यूनल, एवरी हाई कोर्ट, एवरी असेसी एंड एवरी ऑफिसर्स ऑफ द इनकम टैक्स। The Supreme Court is the apex court of the country and the law laid down by the Supreme Court is the law of the land. Decision pronounced by the Supreme Court became judicial precedent and are binding on all the court, appellate tribunal, income tax authorities and on the assesses. तो इन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बच्चे लॉ बन जाते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई चीज डिसाइड करती है वो अपने आप में एक लॉ होता है। हम उसकी रेफरेंस ले सकते हैं बच्चे। अगर कोई बच्चा अगर अपने ऑफिस में काम कर रहा है या जिन्होंने आर्टिकलशिप बच्चे ज्वाइन कर लिए और जो डायरेक्ट टैक्स
लाइन में काम कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि जितने भी हम अपील्स फाइल करते हैं हम उनमें ऑलवेज रेफरेंस किसकी देते हैं बच्चे, हम ऑलवेज रेफरेंस देते हैं डिसाइडेड केस लॉज की, और सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज होती है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ना हो तो हम क्या करते हैं बच्चे, जिस स्टेट में हम वर्क कर रहे हैं उस स्टेट की हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं हम उनकी रेफरेंस देते हैं। तो बच्चे हाई कोर्ट के भी डिसीजंस होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के, अब जैसे मैंने क्या बताया बच्चे, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट हुई बच्चे अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी के ऊपर एप्लीकेबल। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद आती है हाई कोर्ट। अब मुझे ये बात बताइए, क्या हाई कोर्ट के डिसीजंस थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल हो सकते हैं? नहीं, हाई कोर्ट के डिसीजन थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल नहीं होते। हाई कोर्ट के डिसीजन उस स्टेट में फॉल करने वाली ट्रिब्यूनल्स पर, उस स्टेट में फॉल करने वाली अथॉरिटीज पर, उस स्टेट में फॉल करने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ही बाइंड कर सकती है। सो द decision given by various high courts will apply in the respective states in which such high courts have jurisdiction। तो जिस हाई कोर्ट का जिस स्टेट में जुरिडिक्शन है उसी हाई कोर्ट की जो डिसीजंस होंगे उसी स्टेट में एप्लीकेबल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। द डिसीजन ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट बाइंड अदर हाई कोर्ट। इफ सपोज if a decision is given by the Delhi High Court, can we bind, can the High Court of Haryana is bind by that decision? No। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, हरियाणा की जो ट्रिब्यूनल है, हरियाणा के जो ऑफिसर्स हैं वो ओनली द स्टेट हाई कोर्ट से ही बाइंडिंग रहेंगे, वो दिल्ली की हाई कोर्ट से बाइंड नहीं होंगे। सो जो बच्चे अपने इनकम टैक्स फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है बच्चे, जैसे हम कमिश्नर के पास अपील फाइल करते हैं तो हम बहुत सारी जो केस स्टडीज़ होते हैं उनको सर्च करते हैं, उसके बाद उनको लिखते हैं कि सर इस केस में ये इस तरह से डिसाइड हुआ था, ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। नॉर्मली हम अदर स्टेट की हाई कोर्ट्स का रेफरेंस कम देते हैं, लेकिन दे देते हैं कई बार कि हाँ उस स्टेट की हाई कोर्ट ने भी इस तरह का डिसीजन दिया था, आप एक बार देख सकते हो। ऑल्दो इनकम टैक्स ऑफिसर्स अदर स्टेट की हाई कोर्ट के डिसीजन से बाइंडिंग नहीं होते, हम जस्ट रेफरेंस पर्पज के लिए कई बार अदर स्टेट की हाई कोर्ट्स का डिसीजन भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होते। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनके डिसीजन से आपकी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होती हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं बच्चे। बाकी चीजें बच्चे डिपेंड करती है फैक्ट टू फैक्ट, और मेन तो यार पैसा चलता है, आपको सबको पता है। चलिए बच्चे, उसके बाद आते हैं हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हमने बच्चे सिर्फ बहुत छोटी छोटी बातें की है कि इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना कैसे है। सो अभी हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी कुछ बेसिक कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ बेसिक बातें होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कैपिटल, एक नॉर्मल लेमैन के लिए कैपिटल क्या है? राजधानी, दिल्ली। लेकिन अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट से पूछे व्हाट इज कैपिटल, तो वो क्या बात करेगा? जिसकी बात करेगा आपको पता है। तो बच्चे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ बेसिक बातें होती है, उन बातों को पढ़कर ही हम उस एक्ट को, उस सब्जेक्ट को अच्छे से सीख पाते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स में आपको वही बातें बताई गई है, हम एक एक करके सभी डेफिनेशन को डिस्कस करते चलेंगे। चलो बच्चे, आज की क्लास में आप इतना ही कीजिए, बिकॉज आपके लिए क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना थ्योरेटिकल पढ़ना भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। सो हम एक दो की अपनी शुरुआती 3 to 4 क्लासेस में कंटेंट थोड़ा सा कम रखेंगे। जब प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा तब बच्चे मैसिवली काम करेंगे अच्छे से। सो बेसिक कंसेप्ट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। आज की क्लास में इतना ही। बच्चे क्लास टू क्लास रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बच्चे इनकम टैक्स आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे बहुत आसान सब्जेक्ट है, वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और बच्चे आपकी नॉलेज, आपकी सीए की, मतलब जो, अगर आप एक अच्छे सीए बनना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नॉलेज, अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी पहचान बना सकते हैं बच्चे ड्यूरिंग योर स्टडी। मतलब आज आप सीए नहीं हैं तो भी आप अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं अगर आपको इनकम टैक्स रूल्स की, इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज है। सो बच्चे, आई होप आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।